सुप्रभातम, शुभ मंगलम भूयात। आज आप लोगों का मंगल और सुप्रभात बेला में आज हम भी बैठ के आत्मचिंतन कर रहे थे और भगवान भागवत की आराधना चल रही है। गुड़गांव सेक्टर 38 झाड़सा ग्राम के पास जो है मेड सिटी वाले सेक्टर में, और भगवान भागवत जी का कल से स्थापन, आवाहन और कथन श्रवण प्रारंभ हुआ है सुंदर व्यवस्थाओं के साथ। तो आज बैठे थे, आत्मचिंतन हो रहा था। ज्योतिषीय विषयों पर बार बार एक जिज्ञासु प्रवृत्ति बनती है। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों की एक कमजोरी है, हर मनुष्य अपना भविष्य जानना चाहता है, अपने जीवन दर्शन के बारे में जानना चाहता है। जो एक प्रयास होता है और ज्योतिष एक माध्यम होता है जो उसको बताने या उसकी सार्थकता का एक कारक बनता है। परंतु वस्तुतः ज्योतिष खगोलीय और भौतिकीय विज्ञान के शोधार्थ संस्थानों पर ही निर्भर करता है। ज्योतिष एक गणितीय व्यवस्था है और उसी के आधार पर उसका संचालन होता है। चूँकि पूरा ही हमारा जो ब्रह्मांड है यह खुद ही एक अंक गणित का गेम है, एक खेल है, और उसी के आधार पर जो है मानव जीवन या प्रकृति का चक्र निर्धारित है। और उन्हें चक्रों को समझना और उनको अनुकूल या प्रतिकूल महसूस करना और प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की चेष्टा करना और उसके अनुकूल अपने को परिवर्तित करना, ये ज्योतिषीय विषय हैं, ज्योतिषीय संबंधी जो है गणनाएं हैं। तो कई लोगों की जिज्ञासा थी, बार बार कहते भी रहते थे महाराज जी थोड़ा सा ज्योतिष पे प्रकाश डाल देते, ज्योतिष पे प्रकाश डाल देते। मैंने कहा यार, ज्योतिष तो ब्रह्मांडीय ज्ञान का असीमित समुद्रवत स्रोत है, क्योंकि कहाँ तक आप पहुँचोगे, किसका ज्ञान कहाँ तक है, कोई ठीक जानता नहीं है। और वैसे भी प्राचीन आचार्यों ने कहा कि भाई ज्योतिषी का हस्तक्षेप जीवन में 70% हो सकता है, 30% सर्वथा प्रकृति और विधाता के अधीन है, जिस पर आपका कोई अधिकार नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर भी परंतु जो 70% होता है वो बहुत होता है। और अगर ज्योतिषी इस पे हस्तक्षेप रखता है और बेहतर, बिना स्वार्थ के और बिना किसी ढोंग ढकोसले के सही चीज़ों पर प्रकाश डाला जाए और सही पुस्तक, सही मंत्रों का, सही ग्रहों का अनुशीलन, अनुकूलन और परिसीमन किया जाए तो निश्चित ही आत्मकल्याण होता है। देखो कारण क्या है कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा फल न देता हो और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको बुरा फल न देता हो। प्रत्येक ग्रह अपने लग्न स्थान, अपने मूल स्थान, अपने मित्र स्थान, अपने शत्रु स्थान, त्रिकोण, फणकर, केंद्र, इसमें जहाँ भी रहेगा अपनी दशा या अंतरदशा या सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा में निश्चित ही उसका प्रभाव या प्रताप छोड़ेगा। ऐसा ज्योतिष का एक विषय हो जाता है। और कई विद्वान, कई मित्रगण मिलते रहते हैं। मैंने भी जीवन में बहुत सारे जन्मांक बनाए भी होंगे और पढ़े भी होंगे, लिखे भी होंगे। और जैसे भौतिक शास्त्र का शोधार्थी होता है तो वो बड़ा जिज्ञासु होता है, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र भी वास्तव में विज्ञान पर आधारित है अथवा मात्र संयोग से हुई घटनाओं पर आधारित है। ये एक शोध का विषय हो सकता है। और भारतीय ज्योतिष तो बहुत उन्नत रहा है। आज कालांतर में चूंकि साधक समाप्त हो गए, हम लोग साधक नहीं रह गए, हम इसको साध्य बना के, पूर्वजों ने जो शोध करके दे दिया था, आज भी उसी पर हम उसी में लकीर के फकीर बने हुए चल रहे हैं और हम कुछ भी नया करने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, न कि ज्योतिष की। क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास क्रम चलता है वैसे वैसे विद्याओं का भी विकास होता है और उसमें भी कमी बेसी या घटनाक्रम के अनुसार जो है परिवर्तित होते रहते हैं। कालखंड के अनुसार ज्योतिषियों को नए नए शोध करने चाहिए और उस शोध के अनुसार ही अपने को आगे ले जाना चाहिए। बस तक क्या होता है कि कई बार फलादेश करते समय हम प्राचीन विधाओं का प्रयोग करते हैं जो
अक्षरशः सत्य होती हैं, लेकिन आधुनिक मानव तो नगरों में रहने लग गया, तो उसके अनुसार जो है, जब वो महानगरों में रह रहा है तो महानगरों के हिसाब से वो व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाती हैं। उसी तरह से जो है कई बार जो है विलक्षण विलक्षण शोध और कुंडली और ये चीज़ें मिलती हैं, तो इसके अनुसार शोध का विषय है और शोध में हमें जो है सुधार करना होगा। तो भगवान मंगल मूर्ति गणेश और नवग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य को आज का सुप्रभात समर्पित करते हुए, इन लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए, भगवती वाणी देवी सरस्वती को सत सत प्रणाम करते हुए आप लोगों के मंगलमय वेला में आओ थोड़े दिन के लिए, थोड़े क्षण के लिए, दिन क्या आज के लिए ही सही, ज्योतिष में लेके चलते हैं आप लोगों को। थोड़ा सा ज्योतिष की भूमिका बस करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आओ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए आया है कि किसी भी विषय का सामान्य ज्ञान साधारण या जनसाधारण को न होने की दशा में उस विषय के प्रति जनसामान्य में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, परंतु विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन न होने के कारण इसे जादू टोने के रूप में या अचानक आई विपत्ति के समय कष्ट निवारण के साधन के रूप में याद किया जाता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाह रहा हूं और आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनोगे भी, इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि देखो ये आपके बच्चों के या हम सबके या हम भारतीय समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी यह धरोहर विद्या, पितरों की परंपरा की संरक्षित विद्या आज बड़ी ही जीर्ण शीर्ण और अव्यवस्थित अवस्था का सामना कर रही है। इसलिए इसको बचाना आपका, हमारा सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बढ़िया से इस पर अध्ययन शोध नहीं कर पा रहे हैं तो इसे जादू टोने के रूप में देखने लग गए हैं या अचानक के निवारण के लिए साधन के रूप में इसको याद किया जाता है। इससे इसका वैज्ञानिक रूप अज्ञानता के बादलों में खोया हुआ है। प्राचीन काल से भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में जहाँ भी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ, अध्ययन हुआ है, वहाँ प्राचीन काल में ज्योतिष विज्ञान के विद्वानों को सम्मान देने तथा तथ्य उजागर करने के कारण उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है राजाओं के द्वारा समय समय पर। बेबीलोन व ग्रीक में प्राचीन काल में ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्वान हुए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में उस समय की बनाई हुई कुछ लग्न तालिकाएं सुरक्षित रखी हुई हैं। सिकंदर के समय में भी ज्योतिषियों का महत्व भरपूर था और उसको महत्व देता था वो। मिस्र में 5000 ईसा पूर्व भी ज्योतिष का ज्ञान विद्वानों को था। फराह के शासकों के समय शासक के निर्णय को प्रभावित करने में बैबिलस नामक ज्योतिषी सक्षम था। ऐसा इतिहास में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा। प्राचीन भारत में ज्योतिष विज्ञान एक प्रमुख विज्ञान था। रामायण व महाभारत काल के सभी विद्वान और ऋषि ज्योतिषीय गणना का पूर्ण ज्ञान रखते थे। उस समय की शिक्षा में शस्त्र विद्या के साथ ज्योतिष विज्ञान गुरुकुलों में अध्ययन का प्रमुख विषय था। अतः स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उस समय जो विद्वान रहा होगा उसे उन विद्याओं के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र का भी पर्याप्त ज्ञान था, ऐसा जो है अनुभव होता है। उस काल में ज्योतिष का अध्ययन विज्ञान के रूप में किया जाता था, अतः जनसामान्य को भी इसकी सम्यक जानकारी होती थी और जनसामान्य के हित में इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल के ज्योतिष संबंधी अनेक ग्रंथ पूर्ण या आंशिक रूप से अभी भी उपलब्ध हो जाते हैं यदा कदा, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्राचीन काल में अध्ययन अध्यापन में इस विषय का प्रयोग भली भांति किया जाता रहा है। प्रत्येक कालखंड में विज्ञान की किसी एक विधा का महत्व समय समय पर
परिस्थिति के अनुसार अधिक या कम हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, जब जो कालखंड आता है ना, वो अपने अनुसार किसी न किसी एक विधा को लेके आता है, क्योंकि उस काल के मानव की आवश्यकता होती है। मैं यही बात कह रहा था। तो एक आता है कि जैसे वर्तमान का जो हमारा कालखंड चल रहा है, इसमें कंप्यूटर विज्ञान ने अन्य विधाओं को पृष्ठभूमि में डाल दिया है, क्योंकि आज हमारा मुख्य विज्ञान तो कंप्यूटर और एंड्रॉयड हो गए हैं। वर्तमान समय में जब अधिकतर मेधावी छात्र कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन की रुचि रखेंगे, तो स्पष्ट है कि कुछ समय के लिए विज्ञान की अन्य विधाओं का विकास व उस क्षेत्र में अन्वेषण की प्रगति धीमी हो जाएगी। इस प्रकार संभव है कि पूर्व के किसी समय में परिस्थितिवश ज्योतिष का अध्ययन भारत में पृष्ठभूमि में चला गया हो। यह एक स्पष्ट कारण तो यही हो रहा होगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व के समय पर विदेशी आक्रमणों ने जहां एक ओर हमारे पारंपरिक रहन सहन व अध्ययन अध्यापन के रीति को प्रभावित किया, तो वहीं दूसरी ओर कई आक्रमणकारियों ने प्राचीन ग्रंथालयों को ही नष्ट कर दिया। तो यह एक कारण है कि अब यदि ज्योतिष विज्ञान का कोई ज्ञाता प्रारंभिक अध्ययन से पूर्ण ज्ञान की सीमा तक अध्ययन करना चाहे, तो उसे पुस्तकें चुनने व प्राप्त करने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना होगा। इसी परिस्थिति को जो है जनसामान्य के बीच ज्योतिष का महत्व एक विज्ञान के रूप में समझने के बजाय एक अबूझ पहेली कर दिया गया है, जो बड़ा कठिन है। मैं आगे इस विषय पर कुछ और कहूँगा, सुनते जाओ। अब आगे विषय आता है। मान लो, यद्यपि आजकल समाज के सभी वर्ग के लोग व्यक्तिगत रूप से सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अवसर का चयन ज्योतिष के परामर्श से करते हैं, तथापि आधिकारिक रूप से ज्योतिष पर विश्वास न करने की बात भी करते रहते हैं। जो व्यक्ति समाज में सबके सामने ज्योतिष को ढकोसला कहता हुआ दिखाई देता है, वही व्यक्ति अपना कारोबार करने से पूर्व ज्योतिषी से मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करते हुए देखा जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक दौर्बल्य है, मानसिक दुर्बलता है। इसी के साथ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि समाज में जिस विषय का महत्व सभी लोगों के बीच व्यक्तिगत रूप से है, उस विषय का, उस कार्य का विकास यदि अन्वेषण व नए प्रयोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह विषय भी अर्धज्ञानी व्यक्तियों के माध्यम से जनसामान्य के बीच केवल धन कमाने के माध्यम के रूप में बनकर रह जाता है। हम ज्योतिषी से परामर्श लेने के लिए तैयार हैं, परंतु सार्वजनिक रूप से ज्योतिष विज्ञान के महत्व को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। इस दुविधापूर्ण स्थिति से समाज में अस्तित्व में और अर्धज्ञानी व्यक्ति आने वाले, धन देकर पूछने वाले व्यक्ति को यथासंभव प्रसन्न करने का ही प्रयास करेंगे। अतः यह आवश्यक है कि ज्योतिष विज्ञान की सामान्य जानकारी सभी उत्सुक व्यक्तियों को मिले, ताकि जनसामान्य इसे एक विज्ञान के रूप में समझ सके। सभी वैज्ञानिक विषयों के समान ज्योतिष भी विज्ञान है, विज्ञान का हिस्सा है। और मैं ये कहूँ कि संस्कृत और ज्योतिष ने ही विज्ञान को जन्म दिया है, तो मैं न तो कहीं अतिक्रमण कर रहा हूँ, न तो अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। देर सवेरे आप हमारी इस बात को विश्वासपूर्वक मानोगे। तो सभी विषयों के समान ज्योतिष विज्ञान भी अपनी एक सीमा में रहता है, उसकी भी एक सीमा। इस सीमा के अंतर्गत ही ज्योतिष को ज्ञान होगा या ज्योतिषी को ज्ञान होगा। अतः हर समस्या का निदान ज्योतिषी के पास आवश्यक होगा, यह समझना भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक समस्या का समाधान हर ज्योतिषी के पास नहीं हो सकता, और न तो ज्योतिष इसकी गारंटी आपको देता है, क्योंकि ज्योतिष की अपनी एक सीमा है। जो मैंने शुरू में आपको बोल दिया कि 70% तक ज्योतिषी आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए आज के ज्योतिषी बंधुओं से भी निवेदन होगा, जो ज्योतिष के छात्र हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि साधनाओं पर ध्यान दो, अध्ययन पर ध्यान दो, जिससे तुम एक विशेष हो। तुम अपने को वह व्यापारी मत समझो जो सिर्फ धन कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील और प्रयासरत रहता है। अगर तुम साधक हो तो अपनी साधनाओं से संसार का कुछ भी तो भला कर सको, थोड़ा बहुत जो भी। ठीक है कि आज इस विधा को कुछ लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं,
पर ध्यान रखना, जितने लोगों को संसार में मजाक उड़ाया जाता है और जिनको हीन कहा जाता है, देर सवेरे वही फलते फूलते हैं और उन्हीं की तरक्की होती है। तो अब ये समझना होगा कि प्रत्येक कालखंड में मनुष्य की ज्ञान की सीमा रही है। अज्ञात क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने का उसने सदैव प्रयास किया है और प्रयास जारी है अब तक। भौतिक विज्ञान के विकास के एक कालखंड में पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु माना जाता है। बाद में वैज्ञानिकों ने अणु के अंदर परमाणुओं की खोज की। इससे स्पष्ट है कि किसी भी विज्ञान की जानकारी मनुष्य को एक सीमा तक होती है और उससे आगे की सीमा की जानकारी के लिए अध्ययन, प्रयोग व अन्वेषण की आवश्यकता होती है। अतः ज्योतिष विज्ञान की भी जानकारी जिस सीमा तक है, उससे आगे जानकारी के लिए इस विषय के भी सतत अध्ययन, प्रयोग, अन्वेषण की आवश्यकता है। ऐसा हमें स्वीकार करना ही है और करना पड़ेगा। हम इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि यह आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब इसका नियमित अध्ययन एक विषय के रूप में प्रारंभिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हो। कमाल की बात है, अमेरिका व यूरोप के कुछ विद्यालयों में ज्योतिष विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, परंतु जब तक इस विषय के गहन अध्ययन की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक जनसामान्य को इस विषय की इतनी जानकारी प्राप्त करना या कराना आवश्यक है कि वह इस विज्ञान के अर्धज्ञानी व्यक्तियों की पैसा खींचू मानसिकता का शिकार न बने तथा इस विज्ञान का वास्तविक लाभ अपने परिवार व समाज की उन्नति हेतु स्वयं प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हमने एक लघु प्रयास किया है कि ज्योतिष की भूमिकाओं पर क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्यों है, ज्योतिष का मूल आधार क्या है और हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो मैं जो है ना, कल आप लोगों को इसका विशेष जो है कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका तारतम्य कहाँ तक पहुँचता है, कितना कारण बनता है, ग्रहों में ग्रह कौन है, क्या हैं, उनके जन्म स्थान कहाँ कहाँ निर्धारित हैं, कौन ग्रह किस भूभाग कालखंड का निर्णय करता है, कहाँ क्या पाया जाता है, ये सब शोध के विषय हैं। और कुछ शोध हुए भी हैं, कुछ शोध हम लोग कर रहे हैं या निरंतर जो है। तो ज्योतिष को निरा ढोंग ढकोसला नहीं समझना है और न तो ये है। हाँ, वैसे ही लोग, वैसे ही ज्ञानी, वैसे ही विज्ञानी जब मिलते हैं, कई बार बहुत बड़े हॉस्पिटल में रहने वाला डॉक्टर भी बीमारी नहीं पकड़ पाता है और कई बार जो है गांव के, जिन्हें प्रचलित बोली में झोला छाप कहा जाता है, उसके हाथ से भी बड़े असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि कहाँ क्या करना चाहती है। तो मैं किसी का समर्थन नहीं करता और किसी का विरोध नहीं करता, बस ये कहना चाहता हूँ कि इस विज्ञान को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके प्रति हमें उदार और अध्ययनरत होना पड़ेगा और ये सबके लिए है। तो इसलिए आप सब जो है, आगे मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा, शेष जो थोड़े बहुत और जो प्रयास प्रयत्न करूंगा, तो इससे सुन लेना आप लोग, आत्ममंथन भी करना और इस प्रकार जो है चलो भगवान में फिर अपनी मति गति लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुप्रभात, मंगलम भूयात। भगवान भास्कर आप सबका मंगल करें और गतांक से आगे ज्योतिष विज्ञान पर कुछ प्रकाश डालने का जो प्रयास किया था मैंने कल भूमिका का, उसी प्रसंग में मैं आगे लेके चलना चाहूँगा आप लोगों को कि आखिर ज्योतिष एक विज्ञान क्यों है। इस विषय को बताना था कि हमारी भ्रांतियाँ और जो मिथक बने हुए हैं एक ज्योतिषी के प्रति या ज्योतिषियों के प्रति, ये मिथक तो तोड़ो, इस मिथक से ऊपर निकलो, मिथक से आगे निकलो, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और परंपरागत रूप से हम जो है इस विज्ञान का क्षरण करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। हम इसे एक तंत्र मंत्र ढोंग ढकोसला इस टाइप की नाना प्रकार के बातों से अलंकृत करते रहते हैं इस पवित्र चीज़ों को। ज्योतिष एक शास्त्र है, 6 शास्त्रों में ज्योतिष भी एक शास्त्र है। व्याकरण के बाद ज्योतिष का ही नंबर आता है और इस प्रकार जब एक शास्त्र है तो उसमें कुछ भी अशास्त्रीय नहीं होगा, सबका सब शास्त्रीय होगा। और जब शास्त्रीय होगा तो कहीं कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटियां करने या कारक वाले को
निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मारुति 800 एक्सीडेंट करती है और BMW नहीं करती है। एक्सीडेंट तो BMW भी कर देती है, क्योंकि चालक के ऊपर निर्भर करता है कि वाहन चालक किस प्रकार से उसका संचालन कर रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता कि हर ज्योतिष का विषय या ज्योतिष के जो प्रसंग हैं वे मिथ्या हैं या बिल्कुल आपके अनुकूल हैं। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सचिव माने आपका जो प्रिय मित्र या मंत्री हो, आपका जो गुरु हो, आपका जो वैद्य हो और आपका जो ज्योतिषी हो, इनको मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। इनको झूठा फलादेश नहीं करना चाहिए कि मुंह देख के झूठी बात कह दें ताकि ये रूठ जाएंगे, मुझे धन नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको हमेशा सही समय सही शब्द का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि जब यही मिथ्या शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो आपको झूठा फलादेश कर देंगे, झूठा ज्ञान दे देंगे। तो क्या होता है इससे कि आप उस मिथक के शिकार हो जाते हैं और परिणाम आपके विरोध में चला जाता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्य को स्वीकार करने का चेष्टा करनी चाहिए, सत्य को स्वीकार करने का बल रखना चाहिए। आत्मिक रूप से आपको मजबूत होना चाहिए कि हम सत्य को सुनेंगे तो शायद ज्योतिषी कुछ बेहतर आपको बता सके। और चूँकि आजकल ज्योतिष की परंपराएं भी क्षीण हुई हैं, विज्ञान है और विज्ञान में निरंतर शोध का कार्य होना चाहिए, शोध नहीं हो पा रहा है। और आज तथाकथित इतने लेखक आ गए हैं, राइटर आ गए हैं, जिन्होंने लाल किताब, हरी किताब, पीली किताब, काली किताब, इतने किताब लिख दिए हैं और इतने टोटके बता दिए हैं कि आदमी उसी में भ्रमित हो जाता है कि करे तो क्या करें। और रोज़ नए नए, रोज़ काल सर्प योग, रोज़ फला ढिमका, जबकि रोज़ राहु काल। आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ये दिमाग में रख लो कि राहु काल एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उत्तर भारत से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष के विद्वानों ने 2 विधियों का अनुशीलन किया, अनुसंधान किया, जिसका एक का कारक होता है भद्रा और एक होता है राहु काल। उज्जैन से दक्षिण वालों के लिए राहु काल लगता है। राहु काल सिर्फ दक्षिण भारत के निवासियों पर लागू होता है और अवंतिका से उत्तर भारतीयों पर राहु काल का कोई प्रभाव लागू नहीं होता। आप परीक्षण कर लेना, राहु काल में अपने काम के लिए जाना, देखो काम होता है कि नहीं होता है। तो राहु काल उत्तर भारतीयों पर नहीं लगता है, इसका ध्यान रखना है। राहु काल दक्षिण वालों के लिए है। उत्तर भारतीयों में भद्रा का प्रभाव प्रचलन है, भद्रा लगती है। इसलिए राहु काल के भय में मत आवें। राहु काल एक प्रकार से मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रायोजित एक बखेड़ा है। जिस तरह काल सर्प इत्यादि दोष हमारे आधुनिक ज्योतिष विज्ञान का एक बखेड़ा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है प्राचीन ज्योतिष में, न तो कहीं उल्लेख प्राप्त होता है काल सर्प योगों का, क्योंकि काल सर्प योग एक भ्रम दिया जाता है। वस्तुतः ये पितृदोष होते हैं। राहु केतु, चंद्रमा पितरों का कारक है और राहु केतु के बीच में जब चंद्रमा फंस जाता है या सूर्य अष्टम भाव में हो जाता है, सूर्य 12वें भाव में हो जाता है, सूर्य 6ठे भाव में स्थित हो जाता है कुंडली के, तो ये पितृदोष उत्पन्न होते हैं। तो हमें पितरों की साधना करनी चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, न कि इन मिथकों में फंस के और उलझ जाना चाहिए। इस भय से निकलो, नहीं तो आप अपना नुकसान तो करोगे ही करोगे, इस वैज्ञानिक विद्या का भी नुकसान कर दोगे। तो इन तथाकथित विषयों पर मैं प्रकाश डालना चाहता था। खैर चलो, हम ज्योतिष विज्ञान क्यों है, इधर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, आप लोगों को लिए चलता हूँ। तो इधर थोड़ा सा प्रयास करता हूँ